हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव और पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव प्रजातियाँ। तो देखिए, हम मानव प्रजातियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रजाति शब्द के बारे में देखते हैं। प्रजाति, तो देखिए ये जो प्रजाति शब्द है वो इंग्लिश शब्द रेस का हिंदी रूपांतरण है। रेस का हिंदी रूपांतरण है प्रजाति। और सबसे पहले प्रजाति शब्द का जो प्रयोग है वो प्रजाति शब्द का प्रयोग ई फोक्स ने अपनी पुस्तक में, और इनकी पुस्तक का नाम था ए बुक ऑफ, इनकी पुस्तक का नाम था ए बुक ऑफ मार्टोयर्स। बुक ऑफ मार्टोयर्स, ठीक है। तो प्रजाति जो शब्द है वो रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और रेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ई फोक्स महोदय ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था ई फोक्स इन द बुक ऑफ मार्टोयर्स में किया था, ठीक है। किसने किया था? फोक्स महोदय ने। और इसके बाद उसके आगे हम देखें तो यह जो रेस शब्द है वो इटालियन भाषा का शब्द है। इटालियन भाषा के रेजा शब्द से बना है। इटालियन भाषा के रेजा शब्द से यह रेस शब्द बना है जिसका अर्थ है परिवार या वंश, ठीक है। ये प्रजाति शब्द का सामान्य परिचय है। प्रजाति शब्द रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फोक्स महोदय ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टोयर्स में इस शब्द का प्रयोग किया था। और यह एक इटालियन शब्द रेजा से बना है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है परिवार या वंश, ठीक है। तो हम ये प्रजाति जो शब्द है इसके बारे में हमने देख लिया है। और फिर आगे हम ये इस प्रजाति शब्द की जो कुछ परिभाषाएँ हैं, प्रजाति की जो परिभाषाएँ हैं उन मुख्य परिभाषाओं के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे इसकी जो मुख्य परिभाषा है वो दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी और ग्रिफिथ टेलर ने ही एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था प्रजातियों के संबंध में। तो कौन सा सिद्धांत? प्रवास कटिबंध का इन्होंने सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था, कटिबंध, और यह मुख्यतः प्रजातियों से संबंधित ही सिद्धांत था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, हम आज सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है ग्रिफिथ टेलर की वो देखते हैं। उन्होंने बताया कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को, न कि सभ्यता को। तो ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है जो है मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को, ठीक है। ये परिभाषा है ग्रिफिथ टेलर की। उसके बाद हम देखेंगे ब्लास के अनुसार ब्लास ने क्या बताया मानव प्रजाति के संबंध में। तो ब्लास ने परिभाषा दी कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति, मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। मानव शरीर की आकृति, मानव शरीर की आकृति व शारीरिक लक्षणों के आधार पर, शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ये परिभाषा थी ब्लास महोदय की। ब्लास ने मानव प्रजाति के संबंध में बताया
कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति व शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये मानव प्रजाति के संबंध में दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, टेलर महोदय की और ब्लास की। टेलर ने बताया कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा, इसको आप याद रखना और एग्जाम में आप अगर एक क्वेश्चन आता है इससे संबंधित बड़ा क्वेश्चन, तो आपको ये परिभाषा अवश्य लिख के आनी है कि टेलर के अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। और ब्लास ने बताया कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर की जानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मानव प्रजातियों के विकास के जो कारक है, मानव प्रजाति है उसका जो विकास हुआ, उस विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उन कारकों के बारे में हम देखते हैं। मानव प्रजाति के विकास के कारक। तो मानव जाति के उद्भव और उसके विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें मुख्य कारक 6 मुख्य कारक माने गए हैं। जिसमें पहला कारक है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। पहला कारक है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। तो देखिए, हम इस कारक के बारे में समझते हैं कि मानव जाति के विकास और उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है स्थानांतरण की प्रवृत्ति। तो देखिए, मानव का हमेशा से ही एक परिवर्तन का एक शौक रहा है। मनुष्य हमेशा परिवर्तन करता रहता है, अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, तो जब मानव अपना स्थान परिवर्तित करता है तो वह अपने साथ कुछ उस स्थान की विशेषताएं भी अपने साथ लेकर चलता है। तो देखिए, मानव ने जब भी पहले कहीं निवास करता था तो उसके अंदर उसकी जो वातावरण की जो भी विशेषताएं हैं वो उसने ग्रहण की थी। उसके वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता था, उसके वातावरण का प्रभाव उसके शरीर पर भी पड़ता था। उसके शारीरिक मतलब वहाँ का जो वातावरण था उसके शरीर को प्रभावित करता था। ठीक है, और जब वह मानव उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है और तब उस जहाँ पर वह जाता है उस स्थान का वातावरण भी उसको प्रभावित करता है। तो देखिए, एक स्थान तो यह था कि जहाँ पर मनुष्य पहले रहता था, एक दूसरा स्थान वह है जहाँ पर मनुष्य बाद में वहाँ पर बसने लग गया। तो ये स्थान और ये स्थान, ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान है। तो मनुष्य के ऊपर इन दोनों स्थानों की जो वातावरण है उस वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थानांतरण की प्रवृत्ति से भी मानव की जो सभ्यता है उसका विकास होता है और मानव के ऊपर उसकी दोनों स्थानों का जो प्रभाव है, उसके दोनों स्थानों के वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। दूसरा जो लक्षण है वह है ग्रंथिरस का प्रभाव। ग्रंथिरस का प्रभाव। तो देखिए, मानव के शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है पीयूष ग्रंथि। आपने साइंस में पढ़ा होगा, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। तो ये विभिन्न जो ग्रंथि है वो अनेक प्रकार के रस स्रावित करती है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथि है उन ग्रंथियों का भी प्रभाव मानव शरीर के ऊपर पड़ता है। जैसे पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि भी कुछ विशेष प्रकार का जो रस है वो स्रावित करती है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि के स्रावित रस से असाधारण विकास से ठुड्डी, आँख और नाक और भौहें का विकास अधिक हो जाता है। पीयूष ग्रंथि जो स्रावित करती है रस, उस रस के अधिक स्रावण से मनुष्य के ठुड्डी, आँख व भौहें का असाधारण रूप से विकास होने लगता है। ठीक है, उसके बाद जो अपनी ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि के स्रावित रस से मानव की त्वचा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि के स्रावण से मानव की जो त्वचा है, मानव की त्वचा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रंथियां भी मानव के शरीर के विकास को प्रभावित करती हैं। उसके बाद हमारा अगला जो कारक है मानव के विकास को प्रभावित करने वाला अगला कारक है वो है जैविक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन या छांट। जैविक परिवर्तन
तो जैविक परिवर्तन से मतलब है वंशानुक्रम में, ठीक है, वंशानुक्रम से यहाँ पे मतलब लगाया गया है। और वंशानुक्रम में जो वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले जो कारक है जीन्स है, वंशानुक्रम का जो स्थानांतरण किसके प्रभाव होता है, जीन्स के कारण। जीन्स के कारण मनुष्य का जो सभी गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब एक कोई मनुष्य है, उसके पहले जो उसके पूर्वज थे, उनके पूर्वजों में जो भी आदतें थी वो उसकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती हैं। जो भी लक्षण थे, जो भी शारीरिक लक्षण या फिर मानसिक लक्षण जो भी हैं, वो उसकी पहली पीढ़ी में जो थे वैसे कि वैसे उसकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। किनके कारण से, जीन्स के कारण से। उसी को हम कहते हैं जैविक परिवर्तन, ठीक है। अगला जो मानव के प्रभावित करने वाला जो कारक है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा है स्थानांतरण की प्रवृत्ति में हमने पढ़ा है कि मानव हमेशा से एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता रहता है, ठीक है। तो जब मानव एक जगह से स्थानांतरित होता है तो और दूसरी जगह पर वह जाता है तो उस प्रदेश की उन दोनों प्रदेशों की जो जलवायु है, उस जलवायु का प्रभाव मानव की शारीरिक लक्षणों के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मनुष्य है, वह पहले कोई भी एक परिवार है, वह उसका निवास पहले उत्तरी भारत में था, ठीक है, और कुछ दिनों बाद उत्तरी भारत में रहने के बाद वह दक्षिण भारत में चला जाता है और वह लंबे समय तक वहीं पे रहता है। तो उत्तरी भारत में और दक्षिण भारत की जलवायु उसमें परिवर्तन पाया जाता है। और उसी परिवर्तन के कारण से उसके मानव के शरीर पर भी उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है और उसका जो शारीरिक लक्षण उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। पहले उसका जो ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनका जो रंग होता है वो गोरा होता है, और ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं वो उनका स्थानांतरण हो जाता है, मतलब वो उस ठंडे प्रदेशों को छोड़कर गर्म प्रदेशों में चले जाते हैं। तो उनकी जो त्वचा है उस त्वचा में परिवर्तन हो जाता है। ठंडे प्रदेश में रहते तब उनका रंग गोरा था और जब वे गर्म प्रदेश में चले गए तब उनका रंग काला हो गया। इस प्रकार से जलवायु का प्रभाव ही मानव के ऊपर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रभाव है वो है प्रजातियों का मिश्रण। प्रजातियों का मिश्रण, देखिए हमने पहले देखा है कि मानव हमेशा से स्थानांतरित होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो स्थानांतरण से क्या होता है कि मानव जब पहले जहाँ रहता था वहाँ भी उसकी जो संस्कृति है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की सभ्यता है, वहाँ की वातावरण है, उन सभी का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ा। मानव ने उस सभ्यता को, उस संस्कृति को और उसके वातावरण को ग्रहण किया। और जब मानव उस स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ की सभ्यता है, वहाँ की संस्कृति है, उसको अपना लेता है और उसकी वहाँ का जो वातावरण है उसका प्रभाव भी उसके ऊपर दिखाई देता है। तो दोनों के जो क्षेत्र हैं, मतलब एक क्षेत्र वो ये है, जैसे मान लीजिए ये एक है यूरोपियन देश है, ठीक है, यूरोपियन देश है, और दूसरा प्रदेश है एक अफ्रीकी देश है, ठीक है, अफ्रीकी देश है, ठीक है। एक मानव समूह है जो पहले यूरोपियन कंट्री में रहता था, ठीक है, और उसने जब कुछ सालों बाद में स्थानांतरित हो गया वो, और फिर वह अफ्रीकी देशों में रहने लग गया। तो वह उस मानव समूह के ऊपर उस यूरोपियन कंट्री की जो जलवायु है उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है, और जो अफ्रीकी जो कंट्री है, अफ्रीकी कंट्री की जो जलवायु है उसका प्रभाव भी उसके ऊपर हो गया, कुछ समय तक नहीं बल्कि लंबे समय तक रहने के बाद में। तो इन दोनों जो कंट्री है उन दोनों कंट्रियों का मिश्रण हो गया। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दोनों की कंट्रियों की जो जलवायु का, संस्कृति का, सभ्यता का मिश्रण होने से प्रजातियों का मिश्रण भी हो जाता है। मतलब यहाँ की प्रजाति भी मिल गई और यहाँ की प्रजाति भी आपस में मिल गई, तो इस प्रकार से प्रजातियों का मिश्रण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो कारक है वो है भौगोलिक व सामाजिक अलगाव। भौगोलिक व सामाजिक अलगाव। तो देखिए भौगोलिक और सामाजिक अलगाव का मतलब है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अलगाव। तो अलगाव का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, जैसे मरुस्थल क्षेत्र है, तो मरुस्थल क्षेत्र में क्या होता है कि जनसंख्या बहुत कम होती है।
तो जनसंख्या कम होने के कारण से जो घनत्व है वो बहुत कम होता है और जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर तक रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मरुस्थल है, इसमें एक जो मानव समूह है वो यहाँ पे निवास करता है, एक मानव समूह यहाँ निवास करेगा, एक मानव समूह यहाँ पे निवास करेगा। तो मतलब ये मानव समूह वो इतनी दूर दूर तक निवास करते हैं कि इनमें आपस में कोई भी संबंध स्थापित नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो इस समूह का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, इस समूह का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है, तो ये सभी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। तो किसी भी मानव समूह के ऊपर एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम कहते हैं अलगाव, मतलब भौगोलिक और सामाजिक अलगाव। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका कोई एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं होता है। तो ये भी एक मानव प्रजाति के विकास का कारण माना जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने मानव प्रजाति के बारे में, उसके शब्द के बारे में हमने देखा, उसकी परिभाषाएं देखी, 2 मुख्य परिभाषाएं हमने देखी हैं और मानव प्रजाति के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इन सभी कारकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। जिसमें हमारा पहला कारक है स्थानांतरण की प्रवृत्ति, दूसरा कारक है ग्रंथिरस का प्रभाव, तीसरा है जैविक परिवर्तन, चौथा है जलवायु परिवर्तन, पांचवा हमारा है प्रजातियों का मिश्रण और छठवां है भौगोलिक और सामाजिक अलगाव। ठीक है, इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने मानव प्रजाति के को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।